जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों की मैराथन क्लासेस चल रही। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 4 मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में मैराथन क्लास कौन सी होगी? 5 नंबर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आज की मैराथन क्लास में दोस्तों आप चैप्टर नंबर 7 रेखीय समीकरण का हल एक चर में, चैप्टर नंबर 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएँ, और चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना, इन 3 चैप्टर के दोस्तों प्रश्नों को लेके आया हूँ। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि यदि आप ये पूरी मैराथन क्लास देखते हैं तो ये 3 चैप्टर दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे, और इन 3 चैप्टर से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको दोस्तों मैं अच्छे से सॉल्व कराने वाला हूँ। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों सीखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया। तो जिस चैप्टर, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको जरूर देखिए जाके। आपको लगता नहीं कि सर हमें विस्तार से देखना है अभी, तो जरूर देखिएगा जाके, जिसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। ठीक है, वैसे तो मैं मैराथन क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि विस्तार से देखना है तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप सभी मित्रों को पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर दोस्तों जरूर लगाने हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, और जो इसके पहले मैंने जो मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई, ठीक है, वो और पीवाईक्यू और क्या मॉडल पेपर, वैसे पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उसी में है, प्रैक्टिस सेट भी हैं, और 2016 से लेकर 2023 तक पूछे गए जितने प्रश्न हैं का सलूशन भी उसी के अंतर्गत है। तो 2016 से लेकर 2023 तक भी प्रश्न यदि आप देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। चलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय समीकरण। तो पहला प्रश्न देखिएगा, रेखीय समीकरण होता क्या है? रेखीय समीकरण क्या होता है? जब कोई आपको समीकरण दे रखा हो, उस समीकरण में जो वेरिएबल हो, मतलब चर राशि एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती, कोई रेखीय समीकरण हो, कोई समीकरण हो जिसमें आपको क्या कोई वेरिएबल दे रखा हो, केवल एक ही वेरिएबल उस समीकरण में दे रखा हो, एक वेरिएबल दे रखा हो और उसकी जो मैक्सिमम पावर हो वह 1 हो, वह हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे लिखा हो x + 5 = 0। अब देखिएगा x + 5 = 0, तो यह हमारा रेखीय समीकरण होगा, क्योंकि इसमें x की देखिए मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन में कितनी आ पाएंगे 1। जैसे लिखा हो x/5 = 3, तो x/5 = 3, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? इसको सॉल्व भी करोगे तो x = 5 × 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसके नीचे 1 मार के 1 की मल्टीप्लाई x से किया तो x होता है, तो x = 15 है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर? कितनी? 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी? 1। तो जब किसी समीकरण में जो वेरिएबल चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है तो वह हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे लिखा हो x² + 2x प्लस का x² + 2x माइनस का 24 = 0 दे रखा हो, तो यह हमारा कैसा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, परंतु वेरिएबल एक चर में कहा तो दो वेरिएबल तो x है, परंतु x की मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन में देखना कितनी है, तो यहाँ पर देखिए x की मैक्सिमम पावर 2, तो ऐसे इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे, इसको हम रेखीय समीकरण कहेंगे, इसको भी रेखीय समीकरण कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगा? तो रेखीय समीकरण समझिए किसे कहते हैं। चलिए प्रश्न देखिएगा, रेखीय समीकरण तो आप समझ गए ना, जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपसे कहता है 5, बहुत आसान, सबसे आसान प्रश्न लेना पहले, 5 पुस्तकों का मूल्य। अब इसी चैप्टर में आपको आयु से संबंधित प्रश्न, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न का मूल्य 7 पुस्तकों, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये
कम है। तो आपसे कहता है तो कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान सुनिएगा, कह रहा 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप मान लेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये। तो जब एक पुस्तक का मूल्य कितना x रुपये होगा, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना लिखना, 5 पुस्तकों का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 5 पुस्तकों का मूल्य। बताइए भैया, जब एक पुस्तक से कहें एक पुस्तक 100 रुपये की है, तो बताइए 5 पुस्तक कितनी की होंगी। तो आप कहेंगे सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 500 की हो जाएंगी। इसी प्रकार जब एक पुस्तक x रुपये की, तो 5 पुस्तक कितनी होगी, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x की हो जाएगी, ठीक है। और 7 पुस्तकें भी हैं, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर 7x हो जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य x रुपये, इसलिए 5 पुस्तकों का मूल्य 5x और 7 पुस्तकों का मूल्य 7x हो गया। प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना 5x है, और 7 पुस्तकों का मूल्य कितना 7x। कह रहा 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। ये कह रहा 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो ये 14 रुपये कम है, क्योंकि हमें बराबर लगाना है, बीच में समानता सूचक बीजी चिन्ह लगाना है, इसलिए इसमें से 14 लगा देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए तो सॉल्व कर लें, 14 को उठा के डाला हो गया, तो 14 = 7x और प्लस का 5x बराबर तो हो जाएगा, तो माइनस का 5x हो जाएगा। तो 14 बराबर कितना 2x हो गया, यानी कि x बराबर 14/2 हो गया। काट लीजिए, 2 × 2 230 14, x बराबर आपका 7 आया जाके, x की वैल्यू 7 रुपये आ जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आपसे पूछा क्या था, तो एक पुस्तक का मूल्य, और एक पुस्तक का मूल्य आपने x माना, x का मान 7 आ गया, तो फाइनल आंसर आता है एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से लिख के बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। चलिए, सबसे आसान प्रश्न मैंने शुरुआत में लिया है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, इसको नोट करिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अगला देखिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न एक होमवर्क के लिए। आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, 11 पुस्तकों का मूल्य 22 पुस्तकों के मूल्य से, 11 पुस्तकों का मूल्य 22 पुस्तकों के मूल्य से 99 रुपये कम है। 99 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो देखिए, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। अच्छा, मैं एक की जगह कह रहा हूं, इस तो 5 पुस्तक का मूल्य बताइए। तो 5 पुस्तक का मूल्य बताइए। तो ध्यान सुनिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस सब कुछ करना है। यहां से आपका x का मान आएगा, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे सॉल्व करिएगा, x का मान आएगा, और जो x मानेंगे आप एक पुस्तक का मूल्य मानेंगे। क्या एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है, तो ठीक है, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 पुस्तकों का मूल्य हमारा निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसको रब करें। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, थर्ड तीसरा प्रश्न कहता है क्या, रमेश की आयु अपने पुत्र रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। राहुल की आयु से
4 गुनी है। आगे आपसे कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से, राहुल की आयु से, की आयु से 9 गुनी थी, 9 गुनी थी। आगे आपसे कहता है तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? आयु कितनी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसको रब करें। आपसे कह रहा है क्या कि जो रमेश की आयु है, किसकी आयु? रमेश की जो आयु है अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। ये वर्तमान आयु की बात है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बताना है। तो हम मानेंगे माना राहुल, राहुल क्या है? पुत्र। तो राहुल की आयु हमेशा छोटी की आयु आप मानिएगा, आयु बराबर x वर्ष। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल तो पुत्र ना, तो रमेश की, अच्छा यहाँ चूंकि वर्तमान कहा है तो खाली राहुल की आयु लिखें या राहुल की वर्तमान आयु लिखें, दोनों का सेंस आप एक ही मानेंगे, वर्तमान आयु। राहुल की आयु लिखा, इसका भी मतलब है कि राहुल की वर्तमान आयु का जिक्र कर रहा है। और मैंने क्या खाली राहुल की आयु लिखा, तो इसका मतलब राहुल की वर्तमान आयु कह रहा, वर्तमान लिखा तो वर्तमान तो है ही है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु, देखिए पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए। आपसे कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, तो यानी कितना होगा? 4x वर्ष। आप कहोगे सर ये कैसे होगा? 4 गुनी कहा है, क्या कहा? 4 गुनी कहा। जैसे मैं कहूं आज आप इस समय 20 वर्ष के हैं, आज आप इस समय 20 वर्ष के हैं, तो आपके जो बाबा की आयु है, आपकी आयु की 5 गुनी है। आपके जो बाबा की आयु, तो आपकी आयु की कितना बहुत ज्यादा हो जाएगा? 5 गुनी, 5 गुनी है। तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना होगा? 20 25 100, यानी कि इस समय बाबा जो आपके होंगे 100 वर्ष के होंगे। कि कह दो कि आपकी आयु समय 20 वर्ष की है, परंतु आपकी जो बाबा है आपकी आयु के 5 गुने। आपकी आयु कितनी? आपके बाबा की आयु आपकी आयु की 5 गुनी है, तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100 वर्ष होगा। समझ पाए कि नहीं? अब देखिए अगली लाइन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु निकाल लें। राहुल की आयु 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु। अब बताइए राहुल वर्तमान समय में x वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा? जैसे मैं कहूं इस समय आप 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले आप कितने वर्ष के होंगे? सिंपल सा है, कहेंगे सर 20 में से 5 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 15, है कि नहीं? इसी प्रकार इस समय जो राहुल x वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा? पूर्व का मतलब पहले, तो x - 5। और यदि यहाँ पर लिखा होता बाद में, 5 साल बाद राहुल की आयु, तो 5 इसमें ऐड कर देते हैं, सिंपल सा है। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? रमेश इस समय 4x का है, तो 5 साल पहले कितने का? 4x में से 5 वर्ष घटा दें। प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो रमेश की आयु कितनी है? 4x - 5, और राहुल की आयु कितनी? x - 5। देखिए इन दोनों में रिलेशन कह रहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी। रमेश की जो आयु है राहुल की आयु की 9 गुनी। तो चूंकि बीच में हमें बराबर लगाना है, इसलिए कि आप पुत्र की आयु में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बस सॉल्व कर लो। तो 4x - 5 = 9x हो जाएगा, और कितना? 9 × 5 = 45, माइनस का 45 हो गया।
अब देखिए 4x को उठा के उधर ले जाओ, 45 को उठा के इधर लाए तो माइनस का 45 इधर आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, माइनस का 5 ऐसे रहा और 9x अपनी जगह पर है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। 45 में से 5 जाएगा 40 और 9x में से 4x जाएगा 5x, यानी कि x इक्वल टू 40/5 काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो x की वैल्यू भैया यहाँ से आप कितनी आ जाएगी, x बराबर 8 वर्ष आया। देखिए पैटर्न को समझिएगा, प्रश्न को कतई मत रटिएगा, ठीक है। अब x बराबर 8 वर्ष, यदि आपसे पूछता तो राहुल की वर्तमान आयु बताओ, तो राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष का, x लिखा x वर्ष है और x की वैल्यू 8 वर्ष आई जाएगी, तो राहुल की वर्तमान आयु तो 8 वर्ष आ चुकी। परंतु आपसे पूछा किसकी, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की जो वर्तमान है कितनी 4x है, तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर आता है रमेश की वर्तमान आयु, आप इसको इसी के नीचे लिखिएगा, मतलब इसी के नीचे, ठीक है। रमेश की वर्तमान आयु कितने 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 8, तो 8 से 32 वर्ष का रमेश होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कितना आसान है, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट भाई नोट कर लो। हो गया। अगला देखिएगा, एक प्रश्न और आयु से संबंधित है, ठीक है। जब कर दें इसको, चलिए तीसरे के बाद चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, चार नंबर प्रश्न, एक बाद वाला भी प्रश्न करा दे रहा हूं। कह रहा पिता की वर्तमान उम्र भी लिख के आ सकता है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। आगे आपसे कहता है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुने से, पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की उम्र बताइए, तो पिता की उम्र बताइए, मतलब खाली लिखा पिता की उम्र बताइए, इसका मतलब है पिता की वर्तमान उम्र आपसे जानना चाहता है। देखिए कैसे करेंगे इसका, रब करें इसको, हाँ चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहिए। देखिए कह रहा है आपसे पिता की जो वर्तमान उम्र है पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, वर्तमान उम्र की बात कह रहा है। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की उम्र बताइए। ध्यान सुनिएगा, मानेंगे माना, हमने कहा छोटे की ही मानेंगे, माना पुत्र की वर्तमान उम्र, माना पुत्र की जो वर्तमान उम्र है x वर्ष है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी। देखिए जो प्रश्न में कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, पुत्र की उम्र के 3 गुने, यानी कि पुत्र x वर्ष का, इसका 3 गुना 3x होगा, और 3
गुने से 3 वर्ष अधिक है, और इसमें क्या कर 3 वर्ष अधिक यानी 3 इसमें और जोड़ दें, कितने वर्ष का पिता होगा। क्लियर हुआ, ये समझ गया, क्या समझ गया। अगली लाइन में कहता है 3 वर्ष बाद, तो यानी कि 3 वर्ष, 3 है भैया, 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी। इस समय x वर्ष का है, जैसे मैं कहूं इस समय आप 25 वर्ष के हैं, तो 3 साल बाद कितने के होंगे, तो कहेंगे सर 25 में 3 ऐड कर दीजिए 28 की हो जाएगी, तो x + 3। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगा, इस समय 3x + 3 वर्ष का है, और 3 साल बाद यानी कि 3 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे वर्ष, यानी कि साल करेंगे तो कितना पाएंगे 3x और 3 3 यानी कितना हो जाएगा ये 3x और 3 + 3 6, 3x + 6 वर्ष का पिता हो गया। अब देखिए इसमें रिलेशन दे रखा है प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी 3x + 6 है, और पुत्र की उम्र कितनी x + 3 है। देखिए इन दोनों में संबंध क्या है, कह रहा 3 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्र के उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। क्योंकि बीच में बराबर लगाना, इसलिए पुत्र की उम्र का 2 गुना करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे, उल्टा करना होता है भाई। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, क्योंकि बीच में बराबर लगाना, बराबर करना जितना इधर उतना इधर है कि नहीं, तो इसलिए क्या इधर इसका पुत्र की उम्र का 2 गुना करेंगे 10 वर्ष जोड़ देंगे। सॉल्व कर लो, 3x + 6 = 2x + 2 3 6 + 10, इसको उठा के दल आओ, या थोड़ा 3x और इसको उठा के दलाएंगे तो माइनस का 2x हो गया, और 6 4 10 6 और 10 कितना 16 हो गया, और ये प्लस का 6 होता जाएगा माइनस का 6, यानी कि x = 16 में से 6 का 10 वर्ष बचा जाके, यानी कि x की वैल्यू आपकी 10 वर्ष आई जाके। आपसे पूछा क्या था, तो पिता की उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितना 3x + 3 है, तो क्या लिखोगे, अतः पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितनी 3x + 3, तो 3 × x की वैल्यू 10 हो गई +3, तो 3 × 10 30 + 3 कितना हो गया 33 वर्ष। पिता कितने वर्ष का हो गया 33 वर्ष का हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए, नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया, चलिए। अच्छा एक प्रश्न ऐसा ही अनुपात से संबंधित पूछा जाता है, इसको मैं रख रहा हूँ, चौथे के बाद 5वां देखिएगा। एक प्रश्न आयु से संबंधित और 5वां कह रहा है आपसे, मीना की आयु उसके पुत्र की आयु का 8 गुना है। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु का 8 गुना है। अच्छी बात है। आगे कहता है 8 वर्ष बाद, देखिए इसमें भी बाद का जिक्र किया गया। 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री है भैया, और उसकी पुत्री, मीना और उसकी पुत्री के आयु का अनुपात, आयु का जो अनुपात है वह कह रहा है 10:3 है, 10:3 होगा। तो आपसे जानना चाहता है क्या, तो मीना की आयु बताओ, मीना की आयु बताओ या ज्ञात कीजिए, ऐसे कहेगा। देखिए ये भी आसान प्रश्न है, कुछ कठिन नहीं है। क्या करें इसको,
क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि मीना की आयु उसके पुत्री की आयु की 8 गुनी है। तो मान लेंगे माना पुत्री की आयु, मैंने कहा छोटी वाले की मानते हैं, माना पुत्री की आयु बराबर x वर्ष। तो बताओ भाई मीना की आयु कितनी हो जाएगी, सिंपल सा, मीना की आयु पहला ही ऐसा आयु संबंधित प्रश्न कराया 8x, क्यों यही तो कह रहा मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। तो मीना पुत्री x वर्ष की, तो मीना 8x की, 8 वर्ष बाद का है, तो 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 8x वर्ष की, 8 वर्ष बाद। अच्छा तो जोड़ेगा ना, इस समय x वर्ष का है तो 8 साल बाद कितना x प्लस 8 वर्ष का हो जाएगी। और 8 वर्ष बाद मीना की आयु, इस समय मीना 8x वर्ष की, तो 8 साल बाद कितना, इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे, सिंपल है। अब इन दोनों में कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री के आयु का अनुपात दे रखा है। तो प्रश्नानुसार मीना और उसकी पुत्री, कह रहा 8 वर्ष मीना और उसकी पुत्री, तो मीना की एज कितनी 8x प्लस 8 है और पुत्री कितनी x प्लस 8, इन दोनों में जो रेशियो दे रखा कितना 10:3, ठीक है। मीना और उसकी पुत्री, तो मीना की आयु कितनी 8x प्लस 8 है, पुत्री की आयु कितनी x प्लस 8 है, दोनों में अनुपात का 10:3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 8 त्रिक 24x, 8 त्रिक 24x प्लस 8 त्रिक 24 बराबर 10 से x की करेंगे तो 10x प्लस 10 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 10 80 हो गया। देखिए 10x को उठा के इधर लाएंगे तो 24x माइनस का 10x हो गया 80, और इसको उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो 24x में से 10x जाएगा तो 14x बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गए 5, 56, बता देगा x बराबर 4 एकम 4 14 है, 14 एकम 14 14 56। तो यानी कि x की वैल्यू दोस्तों 4 लिखा है, x की वैल्यू आपकी जो आई जाएगी 4 वर्ष आई जाएगी। वो छोटी पुत्री उसकी, तो पूछा कि किसका था, मीना की आयु बताइए, तो पुत्री की आयु पूछता तो अतः पुत्री की आयु बराबर कितना x देगा 4 रखते, तो 4 वर्ष होगी। परंतु पूछा किसका, मीना की आयु बताओ, तो अतः मीना की आयु बराबर, अतः मीना की आयु बराबर 8x कहा ना, 8x, तो 8 गुण x की वैल्यू 4, तो यानी कि 8 जब 32 वर्ष की हो गई मीना। चलिए नोट करिए, ये बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, हो गया ना। अब हम बात करते हैं, ये तो आयु से संबंधित प्रश्न जिस टाइप के बन सकते मैंने करा दिए। अब हम बात करते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। छठा प्रश्न देखिएगा, कितना नोट कर लो तब तक हम लिख दे रहे हैं। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 6 नंबर कि एक रेलगाड़ी जो है वह 120 मीटर लंबे, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है, को 12 सेकेंड में पार करती है, 12 सेकेंड में पार करती है। आगे आपसे कहता है तथा एक खंभे को 2.5 सेकेंड में पार करती है, आगे आपसे कहता है रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
देखिए बढ़िया प्रश्न ये आ भी चुका है 2 नंबर में। कैसे हम करेंगे इसको देखिएगा, इसको रब करें। आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2.2/5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, माना रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तो अगर एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं, की चाल निकाल लेते हैं। देखना, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल क्या थी बताइए। रेलगाड़ी की चाल, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल आप जानते हैं भैया, बहुत ध्यान सुनिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो देखिए जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई अपनी खुद की लंबाई होगी, तो रेलगाड़ी कितनी लंबी x मीटर की, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी 120। तो रेलगाड़ी जितनी लंबी होगी वह, ध्यान सुनो, प्लेटफार्म पे आप सब लोग गए होंगे और देखिए जितनी लंबी रेलगाड़ी है और जितना लंबा प्लेटफार्म है उतनी दूरी होगी ना प्लेटफार्म को पार करने में। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई x मीटर है और उसकी रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हो गई, और क्या प्लेटफार्म की लंबाई 120 मीटर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, बटे समय कितना लगता है 12 सेकंड का लगता है, बटे में समय होगा। तो ये फॉर्मूला का चाल बराबर दूरी बटे समय बहुत पुराना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आप क्या करें, खंभे, तो लिखोगे खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, खंभे को पार करते समय, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। तो जब खंभे को पार करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, देखिए खंभे की लंबाई इसमें नहीं देखा, तो जो खंभा तो उसकी लंबाई को नगण्य मानते हैं, ना के बराबर, तो सिर्फ बचेगी रेलगाड़ी की जितनी लंबाई उतना होगा। बात समझ पा रहे हैं, खंभे की लंबाई को हम नगण्य मानते हैं, ठीक है। प्लेटफार्म की लंबाई तो 120 मीटर है, पर खंभे की लंबाई को 0 माना जाता है, नगण्य माना जाता है, इसलिए सिर्फ क्या बचेगी, जो x रेलगाड़ी की लंबाई उतना ही उसमें समय लगेगा। बटे समय कितना है 2/2/5, 2/2/5, ये टेढ़ी भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न है ना, इसको सरल भिन्न में चलेंगे, 5 दूनी 10, 2 12, 12/5 इतना समय लगेगा, इसको 12/5 कर देंगे, ये 2 है। अब देखिए 4 टर्म हो गए, तो x बटे 1 नहीं मान सकते हैं, और 5/12 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना 5x/12 इतना आएगा। ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, इसको भी लिख लो, ये भी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनी, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनी, ध्यान से देखो। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान से दोनों को देखिए। देखिए ये भी रेलगाड़ी की चाल है, ये भी रेलगाड़ी की चाल, दोनों जब रेलगाड़ी की चाल है तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब एक पार्ट बराबर हो तो दूसरे पार्ट ऑटोमेटिक बराबर है, दोनों रेलगाड़ी की चाल है, इसीलिए क्या होगा x प्लस 120 बटे कितना है 12 बराबर, इधर देखिए 5x प्लस 5x/12, देखिए 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, हर जब सेम होते कट जाते बीच में बराबर हो तो देखिएगा x प्लस 120 बराबर कितना 5x बचा जाके, x को उठाकर उधर ले जाओगे तो 120 बराबर 5x, इधर जाएगा माइनस का x, तो 120 बराबर 4x, देन x बराबर कितना 120/4, जो गोरे में वो बट्टे में जाता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 0 30, x बराबर 30 मीटर आया। तो यानी कि रेलगाड़ी की जो वो चाल है वह सॉरी लंबाई वो 30 मीटर आ गई, परंतु आपसे पूछा रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब जो यह x की वैल्यू है, ध्यान सुनिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई तो आ गई 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, पर रेलगाड़ी की चाल पूछा वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो ध्यान से सोचिए, ये रेलगाड़ी की चाल चाहे इसमें वैल्यू रख दो चाहे इसमें रख दो, किसमें वैल्यू रखें बताइए, जिसमें आसान पड़े, तो सेकेंड वाली रख देते हैं समीकरण 2 से। ऐसे लिख सकते हो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या समीकरण 2 से लिख सकते हो। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी का कितना 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 30 और बटे 12, ये तो होगा कि नहीं होगा। ये आ गई हमारी किसमें, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। अब ध्यान समझिए, मीटर पर सेकेंड में आई, इसको चेंज किसमें करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप जानते हैं 1 किलो, ध्यान सुनिएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में को जब चेंज करेंगे, या ऐसे 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। तो चूंकि यहाँ मीटर, इसलिए 1 मीटर में यदि यहाँ से निकालेंगे तो 1 मीटर कितना 1/1000 किलो हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या 5 गुणे 30 तो ही है, इसको क्या 1/1000 हो जाएगा। ध्यान सुनते रहिएगा। बटे में आप जानते हैं सेकेंड को घंटे में चेंज करेंगे, तो आप जानते हैं 1 घंटे में जो होते हैं, 1 आवर में 1 आवर में 60 गुणे 60 3600 सेकंड होते हैं। तो इसीलिए 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1 तो कितना 1/60 गुणे 60 हो जाएगा। ये तरीका, ठीक है। सीधे हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टर्म हो गए, यहाँ पर 4 टर्म हो जाएंगे। तो 5 गुणे 30 और ये ऊपर जाएगा कितना 60 गुणे 60 बटे में ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। तो 6 ये सब कट गया, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 5 3 30 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो तो बताना कितना आएगा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई भाई। कितना है बताओ भाई, कमेंट करो। हो गई मल्टीप्लाई। चलिए देखिएगा, ये यहाँ पर 12 छूट गया, 5/30 था ना, बटे में 12 था, ये छूट गया ना, यानी कि नीचे में गुणे में 12 आ जाएगा। इसको काटिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 3 तियाँ 9, 5 45। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो नीचे लिख लेना अतः, नीचे क्या लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की लंबाई, लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ इसके नीचे लिखा, अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर और रेलगाड़ी की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से करिएगा। 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा 7 कह रहा एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को 4 सेकंड में, एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नोट हो गया, नोट तो कर लिया होगा भाई। अगला प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से, इसको रब करें, 8 नंबर देखिएगा, 8वां। 8 नंबर आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है। 2 संख्याओं का योग 25 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है।
अधिक है, संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए या ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आसान है ये भी। आपसे कह क्या रहा है, रेलगाड़ी वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो इसी से लगेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से। कह रहा दो संख्याओं का योगफल दे रखा 25, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, 9 गुना नहीं क्या, तो x प्लस 9 हो जाएगी। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है, तो एक संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 25 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस x 2x प्लस 9 इक्वल टू 25, देन 2x इक्वल टू 25 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 9, यानी कि 2x इक्वल टू 16, 16 बचेगा, x बराबर 16 बटे 2। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, x की वैल्यू आपकी 8 आई, x का मान आपको कितना है 8 आया रखे। तो क्या पूछा, संख्याएं बताइए। तो अतः पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर, पहली कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू डायरेक्ट 8 आई तो यहाँ पर 8 रख देंगे, दूसरी में 8 प्लस 9, x की 8 रखोगे प्लस 9 17, तो देखिए 8 और 17 कितना 25 होता है, 17 8 25 तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसा प्रश्न। चलिए 8 के बाद 9, आपसे कहा दो संख्याओं का योगफल 88 है, 88, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, जहां 9 था वहां 8 अधिक है, तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं बताइए। बढ़िया प्रश्न ये भी है, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए भाई। एक प्रश्न और देखिएगा इसके आगे, 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से, 10 नंबर आपसे कहता है क्या, समीकरण 4x प्लस 1 अपान 8x माइनस 4 बराबर 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए, देखिए बहुत आसान प्रश्न है, तो इसको हल करना है और हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। सिंपल सा प्रश्न है, तो क्या दिया है 4x प्लस 1 अपान 8x माइनस 4 बराबर 2, इसको हल करना है। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4x प्लस 1 2 की मल्टीप्लाई 8x करोगे तो 16x माइनस का 8 हो जाएगा, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, ठीक है। 16x को अपनी जगह पे रखें, एक ये है, माइनस 8 उठा के इधर लागोगे प्लस का 8 हो जाएगा, 16x अपनी जगह पर है, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का था ना, तो 9 बराबर 16 में से 4 गया भाई 12x, यानी कि x बराबर आपका 9 बटे 12 है। देखिए काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, x की वैल्यू 3 बटे 4 आई, तो जो x की वैल्यू 3 बटे 4, तो हल करने के लिए तो पहला काम हो गया, x की वैल्यू 3 बटे 4। अब कहा उत्तर की जांच की, तो हेडिंग डाल लेना उत्तर की जांच, ये हेडिंग डालना, और देखिए ये नोट करिए क्या है, 4x प्लस 1 अपान में 8x माइनस 4 बराबर 2, इधर वाला पार्ट हमारा LHS कहलाता है, इधर वाला पार्ट हमारा RHS कहलाता है। LHS लेकर हम RHS प्रूव करेंगे, 4x प्लस 1 और 8x माइनस 4, इसमें x की जगह पर हम 3 बटे 4 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, 2 लेके आएंगे। देखिए 4 इंटू 3 बटे 4 प्लस 1 अपान 8 इंटू एक्स की का कितना 3 बटे 4 माइनस 4, ठीक है। काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया।
तो ऊपर कितना 3+1, तो 3+1 बचा, नीचे कितना होगा 2 3 6 माइनस 4 यानी कितना 3+1 4 अपान कितना 2, 6 में से 4 गया 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि देखिए इसको सॉल्व किया जब LHS को तो 2 आया, RHS में भी 2 है, तो क्या लिखोगे RHS। ठीक है, RHS प्रूव। ठीक, इस तरीके से लिख लोगे दो। ठीक है, तो हल करने पर ऐसे लिख सकते हो, अतः x बराबर 3/4 और उत्तर की जांच तो आपने कर दिया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। तो इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसीलिए कतई हल्के में किसी भी प्रश्न को नहीं लेना, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, सभी प्रश्नों को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना। 11 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है 5x + 3 अपान 7x - 3 बराबर 4 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हो गया, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कहता है क्या, 12 नंबर देखिएगा। बारह नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है यदि x - 1/x = 3/2 तो x² + 1/x² का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x - 1/x = 3/2 तो x - 1/x = 3/2 हो गया। ठीक, आप करोगे क्या, लाना किसकी वैल्यू x² + 1/x², तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 5 भी हो सकता है तो 5 का स्क्वायर होता है। ये देखिए a - b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, लिखना सिंस a - b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a की जगह पर आप क्या रखोगे, यहाँ x है, b की जगह कितना 1/x है, तो a² यानी कि x² + b² यानी कि 1/x का स्क्वायर -2 × a × b बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर देखिए x² 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यहाँ x है x का स्क्वायर x², यहाँ देखिएगा x 1 जा 1 x 1 जा 1 कैंसिल होता है -2 = 9/4। तो देखिए x² + 1/x² = कितना 9/4, ये -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, x² + 1/x² = कितना 4 एलसीएम लेंगे तो 9, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 4 को भाग करेंगे कितना आएगा, बोलिए भाई कितना आएगा, 4 आएगा, 4 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, तो 9 8 17। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x² + 1/x² वाला कितना 17/4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। भाग करके भी ले सकते हो 17 को 4 से, वरना इतना ही छोड़ दो। अगला 12 के बाद 13, यदि x - 1/x = चलिए 5 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अगला, यहाँ पर x + 1/x = 9 है तो x² + 1/x² का मान, अब प्लस हो गया तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा क्या, a + b का होल स्क्वायर, ये जानते हैं आप क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। इसका लगाइएगा फार्मूला, इसको लिखिएगा x + 1/x = 9, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा और फटाक से ओपन करके निकाल लेंगे कि नहीं, नोट करिए भाई। हो गया। अब देखिएगा अगला प्रश्न 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है फिफ्टीन नंबर, पंद्रह कहता है
9:x16, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको रब कर लें। 9:x, ये समानुपात का चिन्ह होता है x। देखिए ये 9:x, इसको लिख सकते हैं 9/x, और समानुपात का मत लिखा होता है, उसके साथ हम बराबर लगाते हैं x/16। सिंपल तरीका बता रहे हैं, कोई तरीका नहीं कि बाय पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² बराबर 9 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16 9 144। ठीक है, यानी कि x बराबर प्लस माइनस √144। क्योंकि सर के सारे प्लस के इसलिए क्या सिर्फ प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 12 आ गया। आपसे x का मान पूछा था, अतः x बराबर 12, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अगला 15 के बाद 16 आपसे कह रहा है 4:x 81। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितना हो गया था? 14, 15 नंबर है, क्या नंबर पड़ा था भाई? 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या, 9 और 4 का मध्यानुपाती, 9 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 4 का हमें क्या ज्ञात करना? मध्यानुपाती ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए 9 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका लिखना, माना 9 और 4 का मध्यानुपाती बराबर x। ठीक है, तो 9, x मध्यानुपाती मतलब बीच में रखोगे। फिर क्या करोगे? देखिए इन दो का अनुपात बनाओगे। ठीक है, तो क्या आएगा 9:x, और फिर बीच में समानुपात लगाओगे या बराबर लगा सकते हो, x/4। ठीक, 9:x किया, फिर बीच में समानुपात का चिन्ह लगाया, x/4। 9/x लिख सकते हो इसको, ये कितना बराबर समानुपात का x/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² बराबर 9 चौक 36, x बराबर √36, x बराबर कितना 6 आ गया। तो नीचे लिखना अतः 9 और कितना 4 का मध्यानुपाती बराबर 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला 16 नंबर 16 नंबर कह रहा है 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 17 नंबर आपसे कह रहा है 18 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए तृतीयानुपाती हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो 18 और 30 का कहा ना, तो 18 और 30 का मध्या की जगह क्या मानोगे? तृतीयानुपाती बराबर x। इसको हटा दें। ठीक है, इसको हटा दें। तो अरे चलिए हटा ही देते। तो 18 और 30 का तृतीयानुपाती, तो यानी तीसरे स्थान पे हो जाएगा। तृतीया का तो तीसरे स्थान पर, तो फिर से वही कहानी। तो क्या लिखोगे? 18 अनुपाते x 30, और फिर क्या 30 अनुपाते, ये समानुपात बीच में x, तो 18/30 हो गया। समानुपात की जगह बराबर लगाओगे, 30/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 की मल्टीप्लाई x करोगे 18 × x, 30 की मल्टीप्लाई 30 से करो 30 × 30, जो गुणे में कहा जाता है बटे में। तो x बराबर 30 × 30/18 हो गया। काट लीजिए, काट लें भाई फटाफट। किससे कटेगा? 6 से। 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30।
कितना x बराबर 50 आया जाके। तो नीचे लिख लेना, लिख लोगे। अतः 18 और 30 का जो तृतीय अनुपाती कितना हो गया 50। 18 और 30 का तृतीय अनुपाती बराबर 50, ये नीचे लिख लेना। अगला आपसे कह रहा है क्या 18 नंबर 18 कामा 30 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। आप देखिए चतुर्थानुपाती हम कैसे ज्ञात करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे रहने वाला है। आप क्या मानोगे, माना 18 कामा 30 और 24 का चतुर्थानुपाती बराबर x। 18, 30 और 24 का चतुर्थानुपाती बराबर x। ध्यान सुनिए, इसको रख करें तो 18 कामा 30 और कामा 24 चतुर्थानुपाती, इसलिए क्या चौथे नंबर पे होगा। ये तो सिंपल सा, देखिए 2 ये हो गया 2 ये हो गया, तो क्या लिखोगे 18 रेशियो 30 और क्या समानुपात 24 रेशियो x हो गया। तो 18/30 और समानुपात का बराबर लगाते हैं 24/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 18x बराबर 30 गुणे 24, x बराबर 30 गुणे 24/18, काट लीजिए। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 3 एकम 3, 3 धाम 30, x बराबर 40 आया। तो फाइनल आंसर लिखना, अतः 18 कामा 30 और 24 का चतुर्थानुपाती बराबर 40, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो कई सारे प्रश्न दोस्तों मैंने आज कराए हैं, ठीक है। अभी कई सारे प्रश्न रह गए हैं, तो अब हम कल क्लास में चर्चा करेंगे। इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। तो आज की मैराथन क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली मैराथन क्लास के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।